मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। हैप्पी सनशाइन डे गाइस। आज होबी का बर्थडे है और आज वन शॉट आने वाला ही था, बट मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम से कोई भी स्टोरी का अपडेट नहीं दी हूँ या फिर कोई भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट नहीं की हूँ। आई नो एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप रियल इवेंट में कोई चीज़ बनाते हो, उसके ऊपर बायोग्राफी या फिर समथिंग कुछ एल्स लिखते हो, तो उसका तैयारी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये जो चैप्टर था, मतलब ये जो वन शॉट था होबी डे का, जो आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बीटीएस के स्ट्रगल लाइफ के बारे में कुछ लिखना, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज तो सब जानते हैं, लेकिन स्ट्रगल लाइफ के बारे में लिखना इट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मेरे पास थे, लेकिन उसका प्रूफ चाहिए था। तो पूरे प्रूफ के साथ मैंने अच्छे से उसे रिसर्च किया और इस वन शॉट में मैं सब कुछ डाली हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आई एम सो सॉरी फॉर लेट अपलोड एवरीथिंग। अपडेट कुछ नहीं की हूँ, बट या क्या कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा हमेशा होता है, और कोआला के पास तो कम से कम हमेशा होता है। ठीक है ना, इतना ट्रस्ट तो कोआला पे इतना साल में हो ही गया होगा, राइट गाइस। तो फिर ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे और इस वन शॉट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन वन शॉट शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। बात यह है कि ये वन शॉट मैंने क्वेश्चन और आंसरिंग में किया है, मतलब लाइक इंटरव्यू, क्योंकि वरना हर एक सिचुएशन को सही से जानना इजी नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने इसे एज अ इंटरव्यू एक वन शॉट डाली हो। ठीक है, मुझे लगता है इसमें सबको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सैड स्टोरीज है, प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, हमारे जितने भी ओल्ड मेमोरीज हैं सब ताज़ा होने वाली है। ओके ना गाइस, तो फिर चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं होबी डे स्पेशल बीटीएस वन शॉट, द टेल ऑफ नेवर एंडिंग बॉन्ड। आज होबी का बर्थडे है। मिलिट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके जीन और होबी ऑलरेडी अपने अपने घर पहले ही वापस आ चुके हैं। बाकी मेंबर्स अभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए स्पेशल परमिशन पे लीव लेके होबी के अपार्टमेंट में सब इकट्ठा हुए हैं। उन सबको 48 आवर्स का लीव मिला है, तो अभी सब बिजी हैं डेकोरेशन और होममेड फूड प्रिपेयर करने में, लेकिन बर्थडे बॉय ये सब कुछ नहीं जानता। बेचारा वो तो अपने स्टूडियो में काम कर रहा है। ये आइडिया हमारे ओल्डेस्ट मैकनी जिन का है। सरप्राइज पार्टी का प्लान उसी के दिमाग से निकला है। अचानक काम करते करते जिमिन का नजर वॉच पे जाता है। तभी गॉड, जीन योंग, होबी योंग कहाँ रह गए? शाम के 5 बज गए हैं, कब वो घर वापस आएंगे? आप जल्दी से कॉल लगाओ उन्हें और कहो जल्दी से वो घर वापस आ जाएं। हे गाइस, मैं भी आ गई, क्या चल रहा है? ओह हाय कोआला, हम सब होबी योंग का सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, बट देखो ना, होबी योंग अभी तक नहीं आए। उनका ग्वांझो जाने का प्लान तो नहीं है ना? नूना भी कुछ दिन पहले उनके बर्थडे के लिए कुछ तो कह रही थी। ना जंकुका, नूना खुद अभी वर्ल्ड टूर पे निकली हैं और मैंने आते वक्त अंकल आंटी से बात की थी, वो अभी ग्वांझो में ही रहेंगे और होबी योंग ने वहाँ पे जाने का कोई भी प्लान उन्हें नहीं बताया है। ओके, देन मैं उसे कॉल लगाता हूँ। ओवरवर्क करने का बीमारी हम सबको है। वर्क दिमाग में सोचने से पहले ही हम ऑलरेडी हमारा 100% दे देते हैं। वेट, मैं कॉल लगाता हूँ। हाँ, तुम कॉल करके उसे बताओ कि हम सब उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। हर चीज को स्पॉइल कर देना कोई हमारे लीडर से सीखे। हमने सब आज ही ग्रुप चैट में होबी से झूठ कहा था कि हम सब अभी लीव नहीं ले सकते, और तू उसे कॉल करके क्या बताएगा कि घर जल्दी वापस आने के लिए? जीन योंग, आप ही कॉल लगाओ। नाम
चुना, तुम दुखी मत हो, ठीक है? वेट, मैं कॉल करता हूँ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तू रैप में ही अच्छा है, ज्यादा गाना मत गा। शुगर यॉन्ग, अभी ना, उफ। हे जिनयांग, हे होबी, तू घर वापस कब आ रहा है? थोड़ी देर बाद ही निकलूंगा। क्यों? अभी निकल, जल्दी से घर आ जा। क्यों? मैं अभी आर्मीज के साथ लाइव कर रहा हूँ, उन्हें मैं अपना न्यू मूव दिखा रहा हूँ। आपको याद है ना मेरा न्यू टिकटॉक वीडियो मस्त था। ओके बाबा, लेकिन तू एक काम कर, तू आर्मीज को बता कि तू उन्हें बाद में वो सब अजीबोगरीब चीजें सिखाएगा, ठीक है? लेकिन अभी घर आ जा। बट क्यों यार? अरे यार, इसको मैं कैसे समझाऊं? अब वो हाँ, वो तेरे घर में आग लग गई है, तू जल्दी से घर वापस आ जा। होबी, जल्दी कर। हाँ, मेरे घर पे आग, मेरे सारे कपड़े। आर्मीज, इमरजेंसी, मुझे मेरे सारे कपड़े रेस्क्यू करने जाना है गाइस। हाय मेरे कपड़े, मेरे शूज, बैग्स, हाय। बाय बाय आर्मीज, बाय। घर पे आग, धत, इससे बेहतर नामजून का स्पॉइलर ही अच्छा था। शुगा यार, मुझे और कुछ नहीं सूझा बाबा, इसलिए मैंने कह दिया। तो हमें भी तो यहाँ से निकलना पड़ेगा ना, आग हमें भी जला दे तो। लेकिन आग कहाँ लगी है यंग? तेरे पीछे। क्या? अब क्या होगा? जिमिना, शांत कुकी शांत, कहीं आग नहीं लगी है। जिमिन बस मजाक कर रहा है, ओके ना बुबा? तेरी तो भगवान करे इसका हाइट और 2 सेंटीमीटर कम हो जाए, तो फिर मैं तो गायब ही हो जाऊंगा ना। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो फिर तुझे परेशान कौन करेगा खरगोश का बच्चा? हाँ, आइश, जिमिना, मैं हूं ना बुबू, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ होबी के आंसर को लेके। पक्का मुझे पता है उसने कहा होगा कि हाय मेरे कपड़े। उसको सबसे पहले कपड़े ही याद आते हैं, पागल कहीं का। उसके अजीबोगरीब कपड़े, एक कपड़ों में 4 इंसान घुस जाए। कैसे मैनेज करता होगा पता नहीं। लेकिन होबी यंग हॉट भी तो लगते हैं, सुपर हॉट। डेफिनेटली। ओके, बहुत हुआ, अब सारा काम जल्दी से कंप्लीट करो। होबी अपने कपड़ों को बचाने के लिए भाग के आता ही होगा। ओके, तो फिर हरी आप। भाग के क्यों आ रहे हैं? उनका कार कहाँ है फिर? कहीं नहीं बुबू, चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ। ये लड़का भी ना आर्मीज के सामने हॉट गाय बन के रहता है, लेकिन उन्हें हम कैसे समझाएं? ये खरगोश अभी भी बच्चा ही है। कुछ टाइम बीतने के बाद होबी हड़बड़ करते करते अपने घर पे घुसता है। तभी हाय मेरे कपड़े, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर होबी यंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये थैंक यू यार, मैं पलटन, तुम लोगों की वजह से मेरे सारे कपड़े भी बच गए। थैंक यू यार। साले, जिनयांग झूठ बोला था और हम जल्दी तुझे घर वापस बुलाना चाहते थे, तो इसीलिए करना पड़ा। सॉरी यार, हम तेरे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। क्या? हाँ, फिर से? हाँ मेरे भाई।
ओ माय जंगुका, वो सब छोड़, चल केक कट करते हैं, ओके? ओह गॉड गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी यार। ओह यंग, आप 31 के हो गए। यप, जब पहली बार मैं होबी से मिला था तब होबी बस 15 साल का ही था। साले, तू भी 15 साल का ही था। हम सेम एज के हैं। लीडरशिप ने तुझे पागल बना के रखा है। सही बात है यार, लीडरशिप ने कभी मुझे बच्चा बनने ही नहीं दिया। कभी कभी बहुत अफसोस होता है, फिर से बच्चा बनने का बहुत मन होता है, लेकिन नाम जुना, अगर तुम नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सही बात है यंग, नामजून अगर लीडर नहीं होता तो फिर बीटीएस कभी भी बीटीएस नहीं बन पाता, या फिर कह सकते हैं ग्लोबल नहीं बन पाता। यस यस यस, ईस्ट और वेस्ट, लीडर नामजून इज द बेस्ट। तो गाइस, आज होबी का बर्थडे कुछ अलग से सेलिब्रेट करते हैं। तुम सब अपना जर्नी बताओ। ज्यादातर लोगों को तुम्हारी सक्सेस स्टोरी के बारे में पता है, लेकिन जो स्ट्रगल तुम सब ने किया है वो बस गिने चुने लोग को ही पता है। आज सब सुनते हैं, मतलब जितना हो सके, क्योंकि तुम लोगों की पूरी कहानी सुनते सुनते शायद सालों बीत जाएगा। चलो अब बताओ। यस यंग, मैंने तो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था। आप लोग अपना एकदम शुरुआती वाला जर्नी बताइए। नहीं, शुरुआती नहीं, एकदम शुरू से, मतलब म्यूजिक का इंटरेस्ट कहाँ से आया, कैसे आप लोग बिग हिट तक आए, और उसके बाद हम सब एक साथ। मुझे सब सुनना है, प्लीज ना यंग, बताइए ना। वो सब बहुत अजीब दिन था जिमिना। इट्स 2008 और 2009। उस टाइम पे नहीं, मैं थोड़ा और पीछे से स्टार्ट करता हूँ। उस टाइम पे मैं एक बहुत शाई बच्चा था, वैसे मैं आज भी हूँ। मेरा जन्म दोनजांगू में हुआ था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे। फिर वहाँ से इल्सांगू में मैं आ गया अप्पा के घर। ये एक नॉर्मल स्टोरी है, बट ये स्टोरी चेंज हुआ जब मैं समझ पाया कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, पोइट्री, सॉन्ग, सब कुछ। तब मैं मिडिल हाई में था। पोएट्री लिख के ऑनलाइन पोस्ट करता था, वो मेरा रोज का काम था। और शाम को यम्मा के साथ फ्रेंड्स देखना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मे बी इट्स 2007, मिडिल क्लास हाई में पहली बार मैंने रैपिंग किया था। टीचर्स और फ्रेंड्स बहुत अप्रिशिएट किए थे। यम्मा अप्पा भी बहुत खुश थे। मैं उनसे कहा था कि मुझे रैपिंग करना है, बिकॉज आई लव म्यूज़िक। उन्होंने कभी रोका नहीं। I'm really blessed कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। It's 2008, मैंने पहली बार सेल्फ कंपोज्ड रिकॉर्डिंग यूज़ किया अडोब ऑडिशन पे। बहुत अप्रिशिएशन मिला था मुझे। उसी साल I'm part of the hip hop crew Black Pirates। धीरे धीरे अंडरग्राउंड रैपर बनता गया। अंडरग्राउंड इसलिए था क्योंकि कोई भी कंपनी मुझे लेना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ माई लुक। आई वॉज अगली। Namjoon, how dare you, huh? Don't talk like this. You are our voice, our silence. So don't dare, okay? कोआला, या आई नो, लेकिन तब मेरा सोच ऐसा ही था। हाँ, ओके, तो जो मैं कह रहा था, मैंने सेविंग्स करके 3 ठो म्यूजिक ऑनलाइन रिलीज किया था। मुझे याद है, एंड इट्स लार्गो, द नेक्सिस्ट एंड स्टेलो। शायद आज भी आर्मीज ये सारे गाने के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानती है। शायद कुछ कुछ आर्मीज जानती है, लेकिन सब नहीं। ऐसा मत कहो नामजुना। हाँ, हम सबको शायद इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो बहुत पुराने आर्मीज हैं, लाइक मेरे जैसे आर्मीज, उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा रियल सेल्फ, तुम्हारा क्रिएशंस। सो डोंट बी सैड, ओके?
नो नो, आई एम नॉट सैड, जस्ट ऐसे ही कह रहा था। देन बैंक पीडी ने अपने साथ बिग हिट कंपनी को क्रिएट किया था। इट्स 2010। उस टाइम पे बिग हिट एक न्यू बॉर्न कंपनी था, इसीलिए उन्हें न्यू आर्टिस्ट या फिर कह सकते हैं न्यू फेस की ज़रूरत थी जो पैसा ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा। बट कंपनी रूल्स के हिसाब से मुझे कंपनी के साथ ही रहना पड़ेगा। अप्पा यम्मा राजी थे, उन्हें बस मेरी खुशी के बारे में ही सोचना था, तो इसीलिए उन्होंने कोई भी नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं किया था। उन्हें बस मेरी खुशी मैटर करता था। तो मैं उसके बाद सियाल आ गया। अंडरग्राउंड रैपर टाइम में मेरा स्टेज नेम था द रॉन्च रांडा। बहुत अजीब नाम है ना। उस टाइम पे और भी सारे रैपर्स बिग हिट एंटरटेनमेंट्स के अंडर में काम करते थे, जैसे कि सुप्रीम बॉय एंड आयरन, और हम बुलेट प्रूफ बॉयज। हम सब जॉब में आ तो गए थे, करीब करीब मतलब धीरे धीरे सब आ रहे थे। मैं आ गया था तब इट्स मई 2010। आगे अब मैं बताता हूँ, cause I am the second one who is joined Big Hit Entertainment Company. मैं देगू से हूँ, तुम सबको ये बात पता है। रैपिंग में इंटरेस्ट आया जब मैं पहली बार स्टोनी स्कंक का रेज मफिन सुना था। It was cool. I love it. At the age of 13 मैंने सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे लिखना बढ़ते बढ़ते घर पे बताया कि मुझे रैप में इंटरेस्ट है। यम्मा हमेशा मेरा साइड लेती थी, लेकिन अप्पा बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था। शायद पसंद था, आई डोंट नो। सो मैं भी जिद पे आ गया और लिखते ही गया, कंपोज भी करने लगा। एट द एज ऑफ 17 एक स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करने लगा ताकि म्यूजिक के आसपास रह पाऊँ। उसके बाद पता नहीं कब मैं रैप करने लगा। अंडरग्राउंड रैपर टीम ग्लॉस के साथ काम करने लगा। उसके बाद डी टाउन ज्वाइन किया, वो एक अंडरग्राउंड रैपर का टीम था, उनके लिए प्रोड्यूस करने लगा। खास करके 518062 यादगार रैप था। सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। उसके बाद द फर्स्ट नेशनल ऑडिशन फॉर हिट इट 2010 में पार्टिसिपेट किया एंड मेरा लक अच्छा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस ऑडिशन पे ही बैंक पीडी ने मुझे पहली बार देखा था और मुझे ऑफ़र दिया था कि बिग हिट के लिए मैं काम करूं, मैं बिग हिट को ज्वाइन करूं। मैंने हाँ कर दिया और मैं सितंबर 2010 सियोल आके डॉर्म ज्वाइन किया था। बट शुगा, तुम साथ मिली कब? आई मीन मई 2010 नामजून आयरन और सुप्रीम बॉय के साथ डॉर्म में आया था। देन तुम और बाकी सब, राइट? यही तो प्रॉब्लम है कोआला, सबको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। हम साथ नहीं, हम 30 थे, 30। ये टोटल 30 ट्रेनीज बिग हिट ज्वाइन किया था। ट्रेनिंग इतना हार्ड होता था कि सबके लिए इसे झेल पाना आसान नहीं होता था। बीच में बहुत लोग चले जाते थे। नेक्स्ट आगे होबी बताएगा, क्योंकि नेक्स्ट होबी ही था जिसने ज्वाइन किया था। यप, नेक्स्ट मैं ही था। सबको लगता है नेक्स्ट जिन यंग थे, बट नहीं, नेक्स्ट मैं था। मैं जब 10 साल का था तब से ही डांस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। इट्स लाइक मैं अपना सारा इमोशन डांस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता था। देन स्कूल में टेनिस के साथ साथ डांस का एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। अप्पा पहले खुश नहीं थे क्योंकि वो एक लिटरेचर के प्रोफेसर हैं और मुझे भी लिटरेचर के तरफ इंटरेस्ट लेने के लिए काफ़ी बार उन्होंने कहा था, लेकिन यम्मा और नूना ने अप्पा को समझाया। देन अप्पा भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे। मिडिल हाई में मैं नेशनल स्टेज कंपटीशन पे हिस्सा लिया था एंड फर्स्ट रैंक भी किया था। देन अप्पा मान गए थे कि हाँ, मुझ में कुछ तो बात है।
लेकिन उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे जो कुछ भी करना है इस डांस के साथ ही करना है। मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। देन मैंने न्यूरॉन ज्वाइन किया, जो कि ग्वांजू का एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांसर्स का टीम था। उस टीम के थ्रू मैंने ओल्ड स्कूल नाम का एक मूवी में चाइल्ड डांसर का काम किया था। इस बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है बट 2010 ने मेरे ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे कर दिया। न्यूरॉन की तरफ से डांस बैटल हमेशा ही लगा ही रहता था, तो मुझे वहाँ पे परफॉर्म करते देख बैंक पीडी निम ने मुझे सिलेक्ट किया एज अ मेन डांसर फॉर द ग्रुप। एंड देन मैं सियोल आ गया। इट्स नवंबर 2010। उस टाइम पे हम बस 3 ही थे, मतलब बांगटान ग्रुप से हम बस 3 ही थे। वाओ, देन जिन ह्योंग आए, राइट ह्योंग? यस मुझे स्पेशली विजुअल के लिए चूज किया गया था। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर समझने में आसानी होगी। हर बैंड के लिए एक परफेक्ट फेस की बहुत ज़रूरत होता है और वो फेस मैं ही था। दुख की बात तो ये है कि मुझे हमेशा एज अ विजुअल ही ट्रीट किया जाता था। प्री डेब्यूट टाइम में मेरा वोकल इतना बुरा भी नहीं था कि उसको नज़रअंदाज किया जा सके, बट यू नो टॉक्सिसिटी तो छोड़ो ये सब। तो मैं बेसिकली उस टाइम पे यूएसए में था फर्दर स्टडी और मिडिल हाई के एकदम बीचों बीच एक एक्सकर्शन में गया था और वहीं पे मुझे एक ऑडिशन का होर्डिंग दिखा जो कि कोरिया की ही होर्डिंग थी। एक्चुअली इन पर्सन मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ और शाय भी, तो कभी ये सब के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारे टीम में एक लड़का था, उसने कोरिया वापस जाके ऑडिशन देने की बात सोची, तो मैंने भी हिम्मत करके सोचा और मैं सिलेक्ट भी हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि वो एक फ्रॉड केस था, तो मैं सच में बहुत दुखी हो गया। कज़ लाइफ में पहली बार कुछ हटके करने की सोची थी और स्कैम हो गया। यम्मा ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था, बट फिर भी दिल तो टूटता है ना। लेकिन कहते हैं जो होना होता है वो होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। करीब 1 मंथ के बाद एक कॉल आया और वो बिग हिट की तरफ से था। उन लोगों ने कहा कि अगेन ऑडिशन देने के लिए। मैंने पहले सोचा कि यार बहुत कुछ हो गया, अब ये सब नहीं करना, बट यम्मा ने बहुत फोर्स किया और मैंने भी ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गया। बट प्रॉब्लम ये था कि ग्वांचॉन से डेली सियोल आके ट्रेनिंग ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं सियोल में शिफ्ट कर गया और हाई स्कूल भी ट्रांसफ़र कर लिया। यस, एट फर्स्ट नामजोन, शुगा, होबी के साथ मैच कर पाना बहुत मुश्किल था, कज़ ये तीनों रैपर थे और मैं अकेला वोकल था। बट फिर भी धीरे धीरे वो डॉर्म में मेरा घर ही बन गया। वो डॉर्म ही एक्चुअली उस टाइम से मेरा घर था और ये बाकी जो 3 आए हुए थे, नामजोन, शुगा, होबी, ये तीनों मेरे लिए मेरे सबसे करीबी बन गए। नेक्स्ट कौन है ये मुझे पता है, जंगकुक, राइट? यस, मी, द मोस्ट शाय पर्सन इन आवर कंपनी। सबको तो पता ही है कि मैं बुसान से हूँ। मैं बचपन से ही सिंगिंग एंड पेंटिंग पे बहुत फोकस रखता था, बट एज ऑफ 9 मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। आफ्टर 2 years मुझे बहुत सारे कंपनी से लेटर्स आने लगे, बट माई बेस्ट गियर अप व्हेन आई ऑडिशन फॉर द 3rd season ऑफ द रियलिटी प्रोग्राम सुपरस्टार के। मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया एंड आई वॉन। एंड नेक्स्ट डे बिग हिट से मुझे कॉल आया, बट मेरे हाथ में ऑलरेडी कुछ 7-8 कंपनीज थे जो मुझे ट्रेन करना चाहते थे एज देयर आर्टिस्ट, बट द रॉन्च रांडा इज माई हीरो। योंग के साथ एक ही कंपनी में काम करना पड़ेगा, दैट वाज होल यूनिवर्स फॉर मी। यस, नामचोन योंग इज द रीज़न
कि मैंने बिग हिट ज्वाइन किया। मुझे बस उनके तरह बनना था। ही हैज़ पावर टू विन एवरी सिचुएशन। सो मैं भी आ गया जॉब में, बट उस टाइम मैं बहुत सेल्फिश था। अपना चीज़ किसी और के साथ शेयर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था। एंड ये मेरे लिए बस मेंबर्स नहीं हैं, ये मेरी फैमिली है। क्योंकि हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है बाबू, सो हमें इमोशनल मत करो, आगे की स्टोरी सुनने दो। नेक्स्ट त्यांग, राइट? यस, बट मैं हिडन मेंबर था। अब कंपनी कहती है कि वो मुझे प्रीशियस समझते थे, तो इसीलिए बाद में मुझे रिवील करना चाहते थे। बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मुझे हिडन रखने का रीज़न मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना था और कुछ नहीं। मैं 16 का था तब। मेरा कोई पास्ट स्टोरी नहीं है। मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे बस सिंगिंग करना पसंद था, और हमारे जैसे फैमिली में इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखते हैं। मैं बस सियोल आया था अपने फ्रेंड के साथ, उसको चीयर अप करने के लिए। ऑडिशन वो देने वाला था, और पता नहीं क्यों मेरा भी मन हुआ और मैंने दिया, और वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, बट मैं हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? और मुझे डॉर्म में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बस पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी, तो सेविंग ज़्यादा करना पड़ता था। और उस टाइम पे जब मैं सियाल में मिडिल हाई में था, तभी मैंने जिमिन से मिला था। वो मेरा बहुत पक्का वाला दोस्त बन गया था स्कूल से ही। जिमिन, अब तू बता, लास्ट तो ही है। मैं ही था लास्ट में। बुसान में मैं सिंगिंग और डांसिंग में ट्रेन था। मेरे टीचर मुझे सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस करने कहते थे, बट मुझे डांस करना बहुत पसंद था। बट मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया तब ऑलरेडी डेब्यू टाइम आ गया था, बस 5 और 6 मंथ्स ही बाकी था। कंपनी मुझे रिजेक्ट करने ही वाली थी, cause मैं थोड़ा सा चबी था। What nonsense, जिमिन! हम में से कोई भी डार्क एंड वाइल्ड का जिमिन को नहीं भूला है। You are the first one who has perfect 8 packs. अरे भड़क क्यों रही हो ग्वाला? ये कहानी उससे बहुत पहले की है, जो मैं कह रहा था। अब सुनो अच्छे से। कंपनी मुझे रिजेक्ट करने ही वाली थी, बट तेयांग ने आके रोक लिया। He was like insane. उसने मेरे कॉन्फिडेंस पे और भी 4 चांद लगा दिया था। उसे आवाज ऊंचा करके सबके सामने कहा था कि अगर मुझे रिजेक्ट किया जाता है तो कंपनी लॉस पे चलेगा। उसका कॉन्फिडेंस देख के कंपनी के सीईओ बैंक पीडी निम भी मान गए, और मैं रह गया। वाओ, इट्स लाइक अ फेरी टेल। ओके, तुम सब एक जगह आ तो गए, उसके बाद क्या हुआ? नामजुन, तुम ही बताओ, इसके बाद क्या हुआ? डेब्यूट तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर डेब्यूट हमने मेहनत और बढ़ा दिया। डेब्यूट के टाइम मेरा एज ओनली 16 था। मैं टीम का लीडर तो था, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था। मैं धीरे धीरे अपना मेंबर्स को जानने लगा था। डेब्यूट के बाद हमें बहुत सारे फ्री शोज़ किए, मतलब जहाँ हमें कोई भी फीस नहीं मिलती थी। स्ट्रगल ऑन गोइंग था पूरे लेवल के साथ। मेरा काम ऑफिशियली टीम को लीड करना था, लिरिक्स लिखना था और एक्सप्लेन करना था। कंपोज तब मैं स्टार्ट नहीं किया था। ये डिपार्टमेंट योंगी योंगी अकेले संभालते थे, बट प्रोसेस में टीम मेंबर्स भी हेल्प करते थे। सबसे ज़्यादा जंगकुक गॉड गिफ्टेड है, उसे सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। एक बार ऐसे ही एक फ्री शोज के दौरान हम स्टेज में थे, परफॉर्मेंस कर ही रहे थे, तभी बीच में परफॉर्मेंस रोकना पड़ा, कॉज ऑडियंस के बीच में से बहुत हल्ला हो रहा था।
कुछ देर बाद समझ में आया कि ऑडियंस मुझे स्टेज से उतर जाने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज मैं उन्हें बहुत अगली दिख रहा हूँ। इस हैरस का असर मेरे अंदर काफ़ी दिन तक था। मैं ये सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरे परफॉर्मेंस के साथ हैंडसम और अगली होने का वजह क्या है, मतलब लिंक क्या है। फिर मुझे मेरे टीम मेंबर्स ने अच्छे से समझाया कि मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इवन दैट माई मॉम सेज ऑल्सो दैट सेम थिंग्स, बट फिर भी एज ऑफ 16 में क्या ही समझ पाऊँ। सोसाइटी इफेक्ट बहुत बड़ी बात होती है। इवन दैट हमने डेब्यूट करने के बाद ही ऑफिशियल ट्विटर होल्डर भी ओपन किया था। वहाँ पे भी सेम ट्रेंड कर रहा था। उस टाइम पे सिर्फ मैं नहीं, इस हादसे का शिकार होबी भी हुआ था। उसे भी ऐसे ही सेम चीज़ का आमना सामना करना पड़ता था। हाँ, मेरे अगली होने की वजह से। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अगली, यू बोथ आर इंस्पिरेशन फॉर अस। नामजून की वजह से हमने दुनिया को देखने का नजरिया चेंज किया। और होबी, तुम्हारे वार्म स्माइल से कितना हिम्मत आता है, ये बात सिर्फ हमें ही पता है। मैं अभी का बात नहीं कर रही हूँ होबी, मैं 2014 से तुम लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तब से ही मेरा यही मानना है और मैं यही सोचती हूँ। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो लोग ऐसे बात करते हैं ना, वो अगली है, उनका मेंटालिटी अगली है। ओके, अब तुम कंटिन्यू करो। तो जो मैं कह रहा था, ऐसे ही कमेंट की वजह से मैं मास्क पहन के परफॉर्म करने लगा। इवन दैट जब हम लोगों ने सोलो लाइव करना भी स्टार्ट किया, तब भी सेम ऐसे अजीबोगरीब हादसे होने लगे हमारे साथ, ज़्यादातर मेरे साथ। मैं सोलो लाइव में हूँ और लोग वेयर इज जंगकुक, वेयर इज तेयांग, ये सब पूछने लगे। मुझे बुरा लगता था। वैसे वो सब अभी भी ऐसे ही करते हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग बदलते नहीं। पर्सनली आई डोंट लाइक इट, बट क्या ही किया जा सकता है ना। तो डेब्यूट के बाद हमारे ऑफिशियल फैन एड्रेस पे आर्मीज लेटर्स भेजते थे। सबको लेटर आता था, लेकिन मुझे एक भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता था, cause तब मैं ओनली 16 का ही तो था। दिन भर 17-18 घंटा प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये सब फेस करना, किसको अच्छा लगता है। अच्छा खाना नहीं मिलता था, ना अच्छे कपड़े मिलते थे, स्कूल, स्टडी, ट्रेनिंग, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर पाते थे। पूरा दिन हमें शूट करना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था और ऑल टाइम कैमरा के सामने ही रहना पड़ता था। इतना सब कुछ किसको अच्छा लगेगा। अगर कोई इंसान पूरा दिन भर कैमरा के सामने है, कैमरा उसे हर टाइम रिकॉर्ड कर रही है, तो कैसा लगेगा। लेकिन फेमस बनने के लिए ये सब कंपनी पॉलिसी थी, जो हमें करना था, हमारे लिए वो ज़रूरी था। रात को जब हम सोने जाते थे, सब बेड में आ जाते थे, तब भी ऐसा लगता था कि हम सब मर गए हैं। इतना थक जाते थे। शायद सोने के टाइम, जैसे लोग सोने के टाइम अंगड़ाइयाँ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि नींद आए, हमारे लिए वो ज़रूरी ही नहीं था। हम बस बेड पे गिरते थे और मर जाते थे। ऊपर से कंपनी का प्रेशर, उनको अगर हम बिजनेस नहीं करवा पाए तो वो क्यों हमें प्रमोट करेगा, उसका भी प्रेशर में रहता था हमेशा, 24 आवर्स इंटू 7। ऊपर से हम सब लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, घर से भी उतना पॉकेट मनी नहीं मिलता था। हम सब कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करते थे, बट ये बात सिर्फ कंपनी को पता था। कॉज फैमिली को अगर ये सब के बारे में पता चलता तो वो हमें ये सब कुछ कंटिन्यू नहीं करने देते। ये बात सामने आया जब युंगी योंग का एक्सीडेंट हुआ था, वरना उससे पहले ये सब बात कोई नहीं जानता है।
खास करके युगी को छोड़ के हमारा पार्ट टाइम जॉब करने का जो सिचुएशन था, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। राइट, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था उस टाइम पे। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हम चाहे जितना भी सेविंग्स कर ले, पॉकेट मनी से कुछ नहीं बचता था। मैं तब 17 इयर्स का था और मुझे अच्छा लगता था अपने से यंगर्स मेंबर्स को अच्छा चीज़ें खिलाना, बट मैं नहीं कर पाता था। तो इसीलिए पार्ट टाइम जॉब करना बहुत ज़रूरी था। मैं डिलीवरी बॉय का काम करते करते म्यूज़िक कंपोज करता था और वो सब म्यूज़िक को सेल भी करता था, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग, राइट। ऑनेस्टली मेरे अब्बा कोई भी पॉकेट मनी नहीं भेजते थे। यम्मा थोड़ा बहुत छुपते छुपाते भेजती थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अब्बा के थ्रू टेंशन तो था ही, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा भी कुछ चीज़ें हुआ था जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था। हाँ, और वो सब बाहर आ गया जब मैं अपना कंपोस्ट किया हुआ म्यूज़िक कुछ 3 और 5 यॉन में सेल करता था और दूसरे लोग उसी म्यूज़िक से करोड़ों कमाते थे। I was so alone. लाइफ कितनी डरावनी हो सकती है, मैंने वो फेस किया है। Even that recently जो स्कूटर कांड हुआ था उसके बारे में आई होप मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। सच सबके सामने था, बट फिर भी मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी और मेरे लाइसेंस का धज्जिया उड़ गया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अभी कंट्री को सर्व कर रहा हूँ, बट जिस दिन मेरा ये वाला ड्यूटी ख़त्म होगा ना, उस दिन मैं उन सबको अपने तरीके से जवाब दूंगा जैसे हर बार देता हूँ। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, सुसाइडल टेंडेंसीज मेरे अंदर पहले से ही था। मैं अपने मेंबर्स लोगों से भी बात नहीं करता था, ऑलवेज चुपचाप रहता था। उनको हंसते खेलते देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझसे पार्टिसिपेशन नहीं किया जा सकता था, मैं नहीं कर पाता था। एक बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उस टाइम पे जिमिन आके मुझे रोका। काफ़ी टाइम तक ये बातें किसी को पता नहीं था। जिमिन के साथ पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था। वो था तो मुझसे बहुत छोटा, लेकिन एक मैच्योर इंसान की तरह मेरा हर बात को सुनता था। धीरे धीरे मैंने भी अपने शेल से बाहर आना शुरू किया और इसके पीछे जिमिन और हॉबी का एफर्ट सबसे ज़्यादा था। ऐसा कुछ नहीं है यंग, मैं बस आपको मदद करने की कोशिश करता रहता था, दैट्स इट। एक्चुअली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। मेरे इस चबी टेक्सचर की वजह से लोग मुझे बहुत हेट करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता था। डार्क एंड वाइल्ड एमवी शूट होने के 2 मंथ्स पहले से मैं बस 1 टाइम मील खाता था। ऑनेस्टली बहुत भूख लगती थी मुझे, बट पूरा दिन पानी से ही काम चलाना पड़ता था। सब खाना खाते रहते थे, बट मैं खाने से दूर ही रहता था। बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, बट क्या कर सकते हैं। तो मैं अपना पूरा फोकस भूख से हटा के मेंबर्स पे रखता था और इसी दौरान मुझे युगी योंग उस हालत में मिले। मैंने उनका पूरा बात सुना और उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश की। मैं योंग को बहुत रोकता था इतना हार्ड डाइट से, बट वो सुनते ही नहीं थे। मैं हर चीज़ सहन कर सकता हूँ, खुद के ऊपर हर टॉर्चर सहन कर सकता हूँ, मुझे मज़ा आता है, लेकिन अपने मेंबर्स के आंसू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बट सब छोटे होने की वजह से कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था। बट पहले मैं हद से ज़्यादा शाई था। रात को सब सो जाने के बाद मैं शावर लेने जाता था किसी के सामने क्लोथ्स नहीं चेंज कर पाता था और बात तो बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन बस इन्हें देखता रहता था। इंटरव्यूज़ में मैं चुपचाप सा ही रहता था, क्या करूं, शाय फील करता था। बट इस चीज़ से त्योंगी योंग ने मुझे बाहर निकाला
वो हमेशा मुझसे बात करते थे, मुझसे हर चीज़ शेयर करते थे, हमेशा मुझे सुनते थे, हमेशा मुझे कंपनी देते थे। वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। क्यों अकेला छोड़ूं जागी? वो गाइस लीव इट यार प्लीज। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, एक्चुअली मुझे हमेशा से ही लगता है जंगकुक कैन डू एवरीथिंग, बट उसके इस शाई नेचर के चक्कर में सब कुछ छूट जा रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पुश किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने खुद को भी बदलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से लोग हो भी ह्योंग को नज़रअंदाज करने लगे थे। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट मेरे मेंबर्स के साथ कोई भी हादसा झेल नहीं सकता। तो इसके लिए मैं भी धीरे धीरे शांत बिहेव करने लगा, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करने लगा, बट ओनली ऑन कैमरा। हाँ, ऑफ कैमरा मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। बट एक पल था जब सच में सब कुछ बदल गया था। It's 2018 to 2019, जब कुछ अजीब लोग मुझे कुछ और गर्ल ग्रुप के मेंबर्स के साथ शिप करने लगे। मैं उस ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेना भी नहीं चाहता, लेकिन ये शिप करना के पॉप इंडस्ट्री का एक कॉमन सा बात था। इसमें इतना ज़्यादा चौंकने वाली तो कोई चीज़ था नहीं। लेकिन ये बात नहीं है, वो सिर्फ हमें शिप नहीं कर रहे थे, वो हमें प्रूफ के साथ शिप कर रहे थे। और उस गर्ल जो बैंड थी, ग्रुप थी, उनमें से कोई भी इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं किया कि ये प्रूफ गलत है, ये सब झूठ है, क्योंकि आप जब प्रूफ के साथ कोई चीज़ करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ रियलिटी में है, लेकिन वो रियलिटी में है ही नहीं। तो मैं सच में कोई रिलेशनशिप में हूँ और मुझे ही पता नहीं। बट आई वॉज नॉट एंड नेवर। उसी टाइम मेरी हार्मोनी मुझे छोड़ के चली गई। वो मेरे दिल की सबसे करीब थी। आई वॉज टोटली ब्रोक, बट उस टाइम जिन योंग ने मुझे संभाला। एंड रिसेंटली मैंने यॉन्गतान को भी खो दिया। हार्मोनी के बाद तानी ही था जो मेरे दिल का सबसे करीब था। मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था, प्यार करता हूँ। हम अभी सारे मेंबर्स मिलिट्री में हैं, लेकिन इस बार भी शांग और मेरे सारे मेंबर्स ने मुझे संभाला। बट चौंकने वाली तो बात यह है कि तानी चले जाने के बाद कुछ लोगों ने इस चीज़ का मजाक बना दिया, एक बहुत ही बिग टॉपिक बन गया। कभी कभी सोचता हूँ कि इतना हिट लोग कैसे कर सकते हैं, बट हर बार ह्योंग हमें संभाल ही लेते हैं। हम सब यहाँ पे विदाउट पेरेंट्स रहते थे, लेकिन जिन ह्योंग ने कभी भी वो सब कुछ समझने नहीं दिया था। वो हमेशा मेरे साथ निभाते थे, हमेशा। मैं उनसे काफ़ी बार बहुत मिसबिहेव करता था, लेकिन वो मुझे समझते थे, हमेशा मेरा साथ निभाते थे। सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका। नो मैन, तुम सब मेरी फैमिली हो। मैं तुम सबको कैसे उस हालत में रहने दे सकता हूँ? हाँ, हमारी जर्नी के टाइम ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ जिससे हम सब कभी ना कभी टूट ही गए थे। मैं भी ब्रोक था, कज कंपनी मुझे ऑलवेज एज अ विजुअल ट्रीट करती थी, ना ही वोकलिस्ट। नामजून हॉबी का इंसिडेंट याद है? शुगा का ब्रेक डाउन एक्सीडेंट, ये सब के बीच में ही हमें 2015 में फर्स्ट मिलन अवार्ड मिला था मामा से। हम रजिस्टर्ड ग्रुप तो बन गए थे, लेकिन मुश्किल ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। उसके बीच में एक नया मुश्किल सामने आया। हम सब 2015 में अमेरिकन हसल के लिए गए हुए थे।
बट जंगकुक वहां से वापस आना ही नहीं चाहता था। उसे डांसर बनना था, ना ही के पॉप आर्टिस्ट। हम सब ने फिर उसे आइसक्रीम खिला के अच्छे से मनाया और कोरिया में वापस लेके आया। 2016-17 में होबी के लिए हेट इतना बढ़ गया था कि होबी ने डिसाइड कर लिया था कि इस सब चीज के वजह से वो हमें सफर नहीं होने देगा, इसीलिए वो बैंड छोड़ के चला जाएगा। ये सुन के जंगकुक बहुत रोना धोना किया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, होबी रुक गया। कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था, चारों तरफ से हेट और हेट। इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें डिसबैंड हो जाना चाहिए, बट आर्मीज ने हमें रोक लिया। 2018 मामा अवार्ड में हमें टोटल 11 अवार्ड मिला, और वो भी हर कैटेगरी से। देन हमने और नहीं सोचा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लव योरसेल्फ। आर्मीज ने ये पूरा एल्बम को अपने साथ रिलेट कर पाए और आर्मीज बढ़ने लगी और हमने भी अपना विंग्स फैला दिया। सब कुछ सही चल रहा था उसके बाद से। अवार्ड्स पे अवार्ड्स, लव, प्रॉमिसेस, हर चीज मिल रहा था। बट तभी कोविड सामने आया और हमारा पूरा काम रुक गया। हम में से कोई भी उस टाइम पे ठीक नहीं था। सब एक दूसरे से दूर रहना, ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतने साल में हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। हमारा काम ही था कि सबका अलग अलग घर होने के बावजूद हम एक साथ रहते थे। लेकिन इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हेल्थ इश्यूज के बारे में हमें आर्मीज को भी सब कुछ बताना था। हम लोग वैसे तो डिप्रेस्ड हो ही रहे थे, लेकिन फिर भी इस टाइम पे भी आर्मीज में हमारा हाथ नहीं छोड़ा और ना ही साथ छोड़ा। मैं भी उस टाइम पे जब लाइव करता था तब छोटा मोटा कंपोज्ड म्यूजिक आर्मीज को सुनाता था। मैंने तो डांस करके भी दिखाया था, और मैंने WWE स्टाइल में खाना खा के दिखाया था। और मैंने सॉक्स कैसे धोते हैं पूरा साउंड इफेक्ट के साथ दिखाया था। ये सब पागल हैं। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लेकिन शिपर लोगों का टॉर्चर खत्म नहीं हुआ था। हमें तेको क्योन में नामजिन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, cause हमें वो सब चीज से मजा आता था। लेकिन दूसरी ग्रुप रिडिकुलस। यप, टॉक्सिसिटी इज रियल मैन। देन फिर से स्टॉर्म। आफ्टर पीटीडी कॉन्सर्ट हम मिलिट्री में चले गए। जाने से पहले सोलो प्रोजेक्ट्स रिलीज होना था, उसका भी बहुत सारा सक्सेस मिला। बट वन क्वेश्चन, इंडिगो, जैक इन द बॉक्स, एस्ट्रोनॉट, हैप्पी कहाँ खो गया? बिलबोर्ड में अभी भी उसका प्लेस है, बट अगर देखा जाए तो गोल्डन जितना सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्या बाकी एल्बम वो सब डिजर्व नहीं करता जो गोल्डन डिजर्व किया है? सेम क्वेश्चन यंग। मी टू। आई डोंट नो, लोग मैक्रो लाइन को जितना प्रायोरिटी देते हैं यंग लाइन को क्यों नहीं देते हैं? आई डोंट नो, बट मेरे जैसे कुछ आर्मीज हैं जिन्हें आज भी टू कूल फोर स्कूल से आज का सारे एल्बम्स पसंद है। बट वो आर्मीज गिने चुने में से हैं, बहुत कम है। जब मैं बहुत ज्यादा ब्रोक रहती हूँ तब मुझे सिर्फ इंडिगो ही सूझता है। अब बाकी लोग क्यों नहीं ऐसा करते, आई लिटरली डोंट नो। एक्चुअली कोआला, आजकल की कुछ आर्मीज, खास कर जो न्यू बेबी आर्मीज हैं, उन्हें बस हमारी ग्लैमर पसंद है, हम नहीं, हमारा काम नहीं। सॉरी, आई कांट हेल्प इट, बट इट्स अ बीटर ट्रूथ। बीटर है बट 100% ट्रू है। ओके, काम डाउन। कोआला, कंप्लीट हुआ तुम्हारा इंटरव्यू या फिर और भी कुछ बाकी है? हाँ। बाकी तो हमेशा ही रह जाएगा हॉबी, चाहे मैं जितना भी लिख लूं। शायद इस लाइफ में मैं इसे कंप्लीट भी नहीं कर सकती।
बिकॉज जर्नी चलती ही रहेगी अंटिल माई डेथ। एंड अंटिल आवर डेथ ऑल्सो कोआला। हम बस एक बैंड नहीं, हम एक फैमिली हैं। रेनबोज के सातों कलर्स हैं हम, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। शायद बाहर से लोगों को ये लगे कि हम अभी सोलो आर्टिस्ट हैं, सोलो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन हम सब के सोलो प्रोजेक्ट्स के पीछे हम सब हैं और हमेशा रहेंगे। और आर्मीज वो हमेशा से ही हमारी ताकत है और उनके बिना हम सातों अधूरे हैं। We love you आर्मीज। इन्हें आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करने देते हैं, क्योंकि हमें भी पता है ये एक दूसरे के लिए क्या है। मैं शायद एक वन शॉट में BTS की जर्नी शो नहीं कर पाई, बिकॉज इट्स द टेल ऑफ नेवर एंडिंग बॉन्ड। बट लास्ट ऑफ ऑल आई होप यू ऑल लाइक इट। तो आज की वन शॉट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सबको कैसा लगा होगा। आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि ये एक टोटली अलग वन शॉट था और इसके पीछे मैंने जितना मेहनत किया है, मुझे लगता है शायद कोई भी इंसान एक FF बनाने के पीछे 1 साल में जितना मेहनत करता है, शायद मैंने 1 महीने में उतना मेहनत किया है। सो प्लीज़ मेरा मेहनत का थोड़ा सा मज़ा लेना एंड मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि ये कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये बस एक जर्नी स्टोरी है, एक बॉन्ड की स्टोरी है। तो अगर आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आया तो फिर प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा और अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ओके? तो फिर मैं मिलती हूँ द मास्क के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।